आपका स्वागत है +1 कक्षा की इकोनॉमिक्स की क्लास में। और अर्थशास्त्र की इस कक्षा के अंदर हम आज शुरू करेंगे या कहिए समाप्त करेंगे सेकंड बुक का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसका लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है ये, जिस चैप्टर का नाम था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर के अंदर इससे पहले हम कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, 3 क्षेत्रों के बारे में हमने बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और जाना था कि इनके अंदर कौन से कार्य, कौन से उद्योग और कौन से रोजगार आते हैं। अब हम बात करेंगे जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, और 6 बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे। आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, विदेशी व्यापार, जनांकीय परिस्थिति, व्यावसायिक संरचना और आधारिक संरचना। हर एक बिंदु को अलग से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि का उस समय में क्या हाल था, क्या व्यवस्था थी। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 17वीं शताब्दी की 1658 के आसपास एक फ्रांस के यात्री थे, आपने 9th क्लास में उनका नाम पढ़ा होगा, बर्नियर। वो आए थे इंडिया के अंदर। वो एक ट्रेवलर थे, एक फिजिशियन थे। मुगल जो शासक थे दारा शिको, उनके वो फिजिशियन रहे हैं, मतलब उनके पर्सनल डॉक्टर रहे वो कुछ समय तक। और उसके बाद जो औरंगजेब थे, 12 वर्षों तक उन्होंने औरंगजेब के साथ काम किया। तो उन्होंने भारत की जो कृषि थी उसके बारे में कुछ बातें बताई थी, वो आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं। देखिए, ये सबसे, ये देखिए, पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि। आप जरा इसको रीड कीजिए। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है। यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता था। सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का निर्यात होता था। मतलब ये चीजें सारी की सारी किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे मुर्गियां, बतख आदि का भरपूर उत्पादन था। सूरों तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी थे। हर प्रकार की मछलियां थी। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। अंग्रेजों के आने से पहले ये चीजें हमारे बंगाल के अंदर विद्यमान थी, पहले से थी। तो ये एक बात है कि कृषि कैसी थी अंग्रेजों से पहले। अंग्रेजों ने क्या किया, जो एग्रीकल्चर थी उसके ऊपर उन्होंने अपने हिसाब से अंकुश लगाए। बहुत सारी जमींदारी प्रथाएं, जो लैंड रिवेन्यू होते थे, जो लैंड रिवेन्यू थे वो ऐसे बना दिए थे कि किसानों के लिए लगान भरना संभव ही नहीं था। वो अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाते थे, इतना लगान देना पड़ता था कि पीछे कुछ बचता नहीं था। बीच में मध्यस्थ बहुत थे। अगर किसान से जमींदार तक जाते हैं तो, या सरकार तक जब लगान पहुंचता था, देखिए सरकार को
कर लेना जरूरी होता है। और उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो सारी की सारी कृषि आधारित थी, तो सभी लोग कृषि करते थे, तो किसानों से कर जिसे बोलते हैं वो लेना जरूरी था। लेकिन इसके अंदर मध्यस्थ बहुत थे, कहीं पे जमींदार थे, कहीं पे मुंशी थे, कहीं पे मुनीम थे, बहुत। तो सरकार तक पहुंचते पहुंचते लगभग सारा जो उनका लाभ होता था कृषकों का, वो बीच वाले खा जाते थे। तो कृषि की हालत अच्छी नहीं थी, ये पहली बात है। दूसरी बात, उद्योग कैसे थे? उस समय जो उद्योग थे वो बहुत अच्छी दिशा में नहीं थे। भारत को क्या समझा जाता था? केवल कच्चा माल, कच्चे माल के लिए एक साधन था, एक जगह थी जहां से ब्रिटिश के जो उद्योग थे वो कच्चा माल प्राप्त करते थे। और इंडस्ट्री कहने को अपने होती थी बस कपड़ा उद्योग कुछ थे। उद्योग की बात करें 1907 के अंदर, 1907 में जाकर टाटा स्टील उद्योग लगा था स्टील बनाने के लिए। और उसके बाद कुछ एक चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग या फिर फर्टिलाइजर्स की कोई बहुत कम उद्योग थे। कहने का मतलब है उद्योगों का विकास नहीं हुआ था। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड कैसा था? विदेशों के साथ व्यापार कैसा था? अगर आप प्राचीन काल में देखें, हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ें, आपने पहले पढ़ा भी होगा, भारत एक बहुत अच्छा रहा है व्यापार के लिए। यहाँ से धातुएं, आभूषण, रत्न, मसाले और कपड़ा, ये बहुत ज्यादा व्यापार होता था विदेशों के साथ। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने व्यापार क्या सीमित कर दिया कि भारत से कच्चा माल लेके जाना है और यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं थी वो महंगे दामों में बेचनी है। अगर थोड़ा बहुत व्यापार होता था तो वो चीन, श्रीलंका या ईरान, इन देशों के साथ थोड़ा बहुत व्यापार करने देते थे। तो विदेशी व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं था अंग्रेजों के समय। अब बात आती है जनांकीय परिस्थिति, डेमोग्राफिक कंडीशन जिसे बोलते हैं, कि जो लोग थे वो किन परिस्थितियों में रहते थे। यहाँ पर शिक्षा कैसी थी, जन सुविधाएं कैसी थी? तो उस समय अगर हम बात करें साक्षरता की, साक्षरता थी केवल 16%। मतलब 100 लोगों में से केवल 16 लोग पढ़े हुए होते थे। और जो महिलाएं थी वो तो 7% के आसपास या उससे भी कम शिक्षित थी। तो साक्षरता नहीं थी, बहुत कम थी। और बात आती है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, हर किसी को तो मिलती नहीं थी, और जिनको उपलब्ध थी उनको भी बहुत मुश्किल से सारी चीजें नहीं मिल पाती थी, सारी दवाइयां थी या डॉक्टर्स थे वो नहीं मिल पाते थे। उसके बाद मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, मृत्यु दर, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और शिशु मृत्यु दर अगर आप कहें तो 200 से ऊपर थी, 218 के आसपास थी शायद। आज अगर हम बात करते हैं तो ये मृत्यु दर 63 प्रति 1000 है, प्रति 10,000 सॉरी। तो इतनी ज्यादा मृत्यु दर होती थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वहां देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टर ये बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थे लोगों को। और जो शिशु दर होती है वो 63 प्रति 1000 है, प्रति 10,000 नहीं थी। अभी 63 प्रति 1000 है और उस समय 218 प्रति 1000 थी। उसके बाद एक बात आती है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज 63 साल है, 63 ईयर्स। इसका क्या मतलब है कि एक एवरेज व्यक्ति 63 साल तक आज जीवित रहता है।
अगर हम औसत निकाले सारे देश की, उस समय थी 36 वर्ष। तो आप सोचिए कितनी कम थी, लगभग लगभग डबल हो गई है। तो लोग जल्दी मरते थे। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, लोग शिक्षित नहीं थे, जो रोग थे, जो हवा से या पानी से ऐसे रोग थे वो बहुत ज्यादा फैलते थे और लोगों की जान बहुत जाती थी। उसके बाद आती है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आती है तो इसके अंदर मुख्य होते हैं हमारे कि यातायात, सड़कों की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है और बिजली की व्यवस्था कैसी है। तो ये व्यवस्था कहाँ से आती है, कौन सा सेक्टर हमें देता है? आपको ध्यान हो तो तृतीयक क्षेत्र है जिनसे ये सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो ये सेक्टर उस समय नाम मात्र का ही था। रेलगाड़ियां बहुत मुश्किल से एक आधी जगह चली थी। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो सुधार किए, जो सड़कें बनाई, जो रेल लाइनें बनाई, वो अपने फायदे के लिए बनाई, ना कि आम लोगों के लिए। उन्होंने इस हिसाब से संरचना की कि उनका जो उद्योग है उसमें आसानी हो। तो ये कुछ बातें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और इन्हीं को हम आगे पॉइंट्स में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अब बात आती है भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण। बाकी तो हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पॉइंट्स में कैसे हम बात करेंगे इनके बारे में। टिपिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले है कृषि है वो आजीविका का मुख्य साधन था। एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इनकम। लगभग सभी लोग, जैसे हमने पढ़ा था, 74% जो अपना रेवेन्यू था, आय थी, वो कृषि से आती थी। सॉरी, 58% आय थी और 74% जनसंख्या थी जो कृषि के अंदर लगी हुई थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कृषि थी वो आजीविका, रोजी रोटी कमाने का मुख्य साधन था। तब कृषि में कम उत्पादन था और कम उत्पादकता थी। अब लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। उत्पादन क्या है? कुल देश के अंदर उत्पादन कम होता था, और उत्पादकता का अर्थ है प्रति एकड़। प्रति एकड़ जो उत्पादन था वो बहुत कम था, क्योंकि उर्वरक नहीं होते थे, हमारे लिए सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, अकाल बहुत ज्यादा पड़ते थे, बारिश के ऊपर थी, और जो फसलें थी वो इस हिसाब से बुआई जाती थी कि अंग्रेजों को या ब्रिटिश लोगों को या उनके उद्योगों को फायदा हो। कुछ ही जगह व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता था, और जहां दूसरी बात थी कि बीच में इतने ज्यादा कमाने वाले थे, खाने वाले से हम बोल सकते हैं, कि किसान को कुछ नहीं बचता था। ये बात इसके अंदर आती है भू राजस्व प्रणालियां और कृषि का सीमित व्यापारीकरण। भू राजस्व प्रणालियां ऐसी थी जो किसान हितैषी नहीं थी, उनसे उनको मार बहुत पड़ती थी, क्योंकि लगभग जितना वो कमाते थे वो सारा उनसे ले लिया जाता था। और व्यापारीकरण नहीं था। व्यापारीकरण का अर्थ है कुछ नकदी फसलें उगाना। हम जो फसल उगाते थे वो ऐसी होती थी, घर में खाद्यान्न आ जाए, गेहूं आ जाए, चावल आ जाए, ऐसी फसलें थी। जैसे कपास जैसी फसलें थी, या ऐसी फसलें जो जल्दी से बिक जाती है मार्केट के अंदर, उद्योगों के काम आती है, वो नहीं उगाई जाती थी। अब बात करते हैं विशिष्ट लक्षण में थोड़ा सा उद्योगों के बारे में। आधारिक संरचना का कम विकास हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुटीर तथा लघु उद्योगों का पतन। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है, बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? तेल की या स्टील की, धातुओं की इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्रीज है ये बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। इनकी कमी थी, बहुत कम थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1907 के अंदर जाकर ही एक टाटा जो स्टील थी, टाटा सन्स एंड स्टील, वो उस फैक्ट्री की या कंपनी की स्थापना हुई थी। कुटीर तथा लघु उद्योग। भारत के अंदर जो शिल्प कलाएं थी वो बहुत ज्यादा उन्नत थी अंग्रेजों के आने से पहले, और विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा उनकी डिमांड होती थी।
लेकिन अंग्रेजों ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर ज्यादा कर लगा दिए, उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता था और जो वो बनाते थे वो कहीं बेचने के लिए बाजार नहीं थे। इसलिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है उनका पतन हो गया, डाउनफॉल द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों और तृतीय क्षेत्र का धीमा विकास। तृतीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर की बिजली, पानी और जो यातायात था या फिर रेलगाड़ी थी या फिर सड़कें थी, इन सब का विकास धीमा हुआ। उपभोक्ता पदार्थ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होती है, उनका विकास कम था। जो फैक्ट्रियां लगती थी वो ज्यादातर कपड़ों की, मतलब उस हिसाब से लगाई जाती थी कि अंग्रेजों को फायदा हो। ये बिस्किट, टीवी, क्रीम, ये ऐसी फैक्ट्रियां नहीं लगती थी। और निरक्षरता और जन स्वास्थ्य सुविधाएं ये बहुत कम थी, इनके बारे में हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं। अब इनका परिणाम क्या हुआ? इनका परिणाम हुआ कि जो अपनी अर्थव्यवस्था थी उस समय भारत की, क्या वो पिछड़ी थी या वो विकासशील थी? बैकवर्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। बिल्कुल आप सही समझे हैं, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, विकासशील उस समय नहीं थी। इसकी साक्षरता ही 16% हो और जहां कोई उद्योग ना हो वो विकासशील कैसे हो सकती है? तो इन लक्षणों के कारण जो अपने भारत की अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ गई थी। गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, जीवंत बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आधारभूत उद्योग नहीं थे। तृतीय क्षेत्र नाम मात्र का था। कंज्यूमर गुड्स की जो हम कह सकते हैं कि उद्योग थे ही नहीं। तो जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, वाइब्रेंट नहीं थी। इसके बाद कुछ और परिणाम है। वो क्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी या औद्योगिक? बिल्कुल सही कहा, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रीज तो नाम मात्र की थी। समृद्धि तथा विकास के अनुकूल परिवर्तन, चेंजेस फ्रेंडली टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या ऐसे परिवर्तन होते थे जिससे कि समृद्धि और डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट आए? समृद्धि का अर्थ है लोगों के पास असल में पैसा आना, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, तब उसे हम समृद्धि बोलते हैं। एक उदाहरण मैंने शायद आपको पहले भी दिया होगा। मान लीजिए आपकी आय है 100 रुपए और 100 रुपए में आप, और जो सेब हैं वो भी 100 रुपए प्रति किलो है। एक उदाहरण है। अगले साल आपकी जो आमदनी है, जो सैलरी है, उसको बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया जाता है, लेकिन जो सेब है उसकी कीमत 115 रुपए पर केजी हो गई। तो आपकी आमदनी तो बढ़ी है लेकिन आपकी वास्तविक आय नहीं बढ़ी, क्योंकि जो चीज आप खरीदते थे वो उससे भी महंगी हो गई है। अब आप 1 किलो सेब नहीं खरीद पाएंगे। आपकी आमदनी 100 रुपए थी, आप 1 किलो सेब खरीदते थे, अब आपकी जो आय है वो 110 हो गई है, लेकिन आप सेब अब 1 किलो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि सेब की कीमत ज्यादा बढ़ गई है। उसे हम समृद्धि बोलते हैं जब ऐसी ग्रोथ होती है। तो जो अर्थव्यवस्था थी वो ऐसी नहीं थी कि विकास हो सके या समृद्धि हो सके। अब इस पिछड़ेपन का कारण क्या था? बहुत आसान सी बातें हैं। ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल देने वाला उपनिवेश था, ट्रीटेड एज रॉ मटेरियल सप्लायर कॉलोनी। केवल ये उपनिवेश था, ये जो अंग्रेजों के उद्योग थे, क्योंकि वो जो दौर था वो औद्योगिक क्रांति का दौर था। वहां ब्रिटिश के अंदर बहुत सारे उद्योग लग गए थे लेकिन कच्चा माल उनको नहीं मिलता था, तो वो भारत जैसे देशों से अपना कच्चा माल पूरा करते थे। दूसरा, भारत को ब्रिटिश पदार्थों की बिक्री के लिए प्रयोग किया जाता था। इंडिया वॉज यूज्ड एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो वहां जो चीजें उन फैक्ट्रियों में बनती थी वो भारत में लाकर वो बेच देते थे। उसके बाद एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, शोषणात्मक भूमि कर नीति होती थी। अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो तो रैयतदारी प्रथा है, जमींदारी प्रथा है और महालवाड़ी प्रथा, ये कई प्रथाओं के नाम हैं। इनके ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, जानिए कि इन प्रथाओं में क्या था। तो ये जो थी वो एक्सप्लॉयटेटिव थी, शोषणात्मक भूमि कर नीति होती थी। लास्ट पॉइंट है बुनियादी संरचना की जानबूझकर
अवहेलना, डेलिब्रेट नेग्लेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो जानबूझकर अवहेलना करते, क्योंकि वो क्यों सड़कें बनाए, वो सड़कें या रेलगाड़ी या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो केवल ये ध्यान में रखकर कि जो उनके उद्योग है उनको फायदा हो। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चंस है मैं आपको भी अलग से भेज दूंगा, आप इसको नोटबुक को अपनी बुक के अंदर भी रीड कीजिए और ना समझ आते हैं